अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सुबह प्रोग्राम फोकस ऐं आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु के प्रोग्राम में असां सां ज़ुबैर तुफ़ैल साहब मौजूदु आहिनि। पाण CEO आहिनि तुफ़ैल केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ जा ऐं अॻूणा सदर आहिनि पाण FPCCI जा। उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे अंदरि जेका अॼुकल्ह मईशत जी जेका सूरत हाल आहे उन में सनतुनि खे कहिड़ो चैलेंजिस आहे ऐं सनतुनि जे ज़रिए असां मुल्क जी मईशत खे कीअं बहितर करे सघूं था ऐं मौजूदा हुकूमत मां हिननि खे केतिरे जेके रिआयतुनि जी ख़ासि तौर ते टैक्स जी मद में या ॿियनि सहूलियतुनि जी मद में केतिरी ज़रूरत आहे ऐं सां गॾोगॾु मुल्क जे अंदरि जेका बेरोज़गारी आहे उन में सनतुनि जो केतिरो किरदारु आहे उन बेरोज़गारी खे ख़तमु करण जे लाइ। छाकाणि त मईशत जी जेका सूरत हाल आहे ऐं मुआशी अबतरी जे करे काफ़ी जेके सनतूं आहिनि उहे मुल्क में बंदि थी चुकियूं आहिनि, जंहिंजे करे बि बेरोज़गारी में इज़ाफ़ो थियो आहे। इन सां लाॻापियल मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते पाण गुफ्तगू कंदासीं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहले तो मुझे बताइएगा कि जो मौजूदा हमारे मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उनमें जो इंडस्ट्रीज़ है उनको किन चैलेंजेस का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडस्ट्रीज़ को कुछ चैलेंजेस हैं जो 3 साल से चल रहे हैं और उनमें सबसे बड़ा जो है बिजली की कीमत है। बिजली बहुत महंगी है, इसकी वजह से जो फैक्ट्रीज़ हैं वो चल नहीं सकती। अगर आप माल बनाओ तो बहुत महंगा बनता है, फिर बिकता नहीं है। नंबर 1 बिजली है। नंबर 2 जो है बैंक इंटरेस्ट है। बैंक इंटरेस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के तो तकरीबन 24% पे चला गया था, लेकिन बैंक इंटरेस्ट जो उसमें भी कमी आना शुरू हो गई है। अभी वो 24% से 13 पे आ गया और इस महीने के आखिर में और नीचे आएगा। तो इंटरेस्ट का मामला तो हल हो गया। अब सिर्फ रह गया मसला कि बिजली का रेट कैसे कम हो। अब अगर वो कम नहीं होगा तो फिर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं मीडियम साइज़ की, स्मॉल, वो सब सोलर पे जा रही हैं। सोलर पे जाने के बाद उनको बिजली सस्ती होती है, तो उससे उनकी इंडस्ट्री दोबारा चलना शुरू हो गई है। अभी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रही है। अच्छा, वैसे तो ये जो बिजली का जो टैरिफ है वो तो IMF के साथ हमारे जो मुआहदे हैं उसमें चल रहा है। तो मतलब ये तो अभी इतना जल्दी बिजली का टैरिफ कम होता हुआ नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि वैसे हुकूमत सोचती है लेकिन IMF की तरफ से फिर डायरेक्शंस आ जाती हैं कि ये आप सस्ती नहीं कर सकते। तो इसमें किस मजमूई तौर पर कितना असर पड़ा है इंडस्ट्रीज़ पर? कितनी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं? देखें, कराची में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं सिर्फ बिजली की कीमत की वजह से ना। अब उसके बाद उन्होंने जो भी सनतकार था उसने सोचा कि इसको क्या हम कर सकते हैं। उन्होंने इसको कहा कि जी इसका ऑल्टरनेट बिजनेसमैन ने ये तलाश किया कि आप जो है सोलर पे चले जाएं। सोलर पे चले जाएं और बहुत सारी फैक्ट्रियां जो हैं जिसके पास फैक्ट्री में जगह है वो सोलर पे चले गए हैं। तो जो सोलर पे जाके जो बिजली मिलती है वो सस्ती होती है और उससे वो फैक्ट्रियां दोबारा चलना शुरू हो गई हैं। तो उससे लोगों का रोज़गार भी जो है उसकी सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, वो तो एक वन टाइम फिर इन्वेस्टमेंट है आपकी उसमें, तो वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो खुद पूरा उस पर कर रहा है इन्वेस्ट, या उस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी या कोई मिली है कुछ? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं है, वो उसको बिजनेसमैन जो है खुद से कर रहा है। अब अगर उसके पास उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो खुद करेगा, नहीं है तो बैंक से लोन लेगा। इस तरह करके चला रहे हैं, लेकिन उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वैसे जो बैंक इंटरेस्ट है अपना वो जो अभी 13 तक आ गया है % पे, तो उससे आपने जिस तरह बताया कि वो फ़ायदा, तो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको ज़्यादा फ़ायदा होगा वो जो ये रेट कम होने से? और अभी भी आपके बता रहे हैं कि शायद आगे चलकर और भी ये इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर या ख़ास तौर पर अपने कराची में जिनको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखें, टेक्सटाइल जो है ना, टेक्सटाइल की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। उसमें अगर इंटरेस्ट रेट कल को 10% हो जाता है तो सब फैक्ट्री चलना शुरू हो जाएगी। तो कुछ तो स्टार्ट हो गई हैं, बाकी जो हैं वो सब प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो ये सिचुएशन है अभी। अच्छा, उसमें ये भी ज़ुबैर साहब है कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम है हमारी। हाँ जी। और ये इसी वजह से ये है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो मुतासिर हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो रेट है वो कम है। तो अभी इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट पर हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और उसका इस मौजूदा इकोनॉमी में कितना शेयर है? देखें, जो एक्सपोर्ट है ना, अभी हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वो बैलेंस नहीं है। हमारी अभी जो इंपोर्ट है वो करीब $60 बिलियन की हो गई है। एक्सपोर्ट जो है वो $30 बिलियन की। 50% का फ़र्क है। लेकिन वो अल्लाह उनको भला करे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, वो जो पैसा भेजते हैं वो भी तकरीबन 35-36 बिलियन हो गया। इस अभी 3 महीने से ना $3-3 बिलियन पर मंथ भेज रहे, तो वो 36 और ये 30 मिला के
फिर सारा बैलेंस हो जाता है। अब जो फॉरेन रेमिटेंस आ रही है और एक्सपोर्ट दोनों को मिला लो तो बैलेंस हो जाता है। अच्छा, वैसे एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में दूसरी जो चीज़ थी वो एलसीज का भी इशूज़ था, काफ़ी वक्त तक तो वो बंद थी जी। अभी खैर खोली हैं उन्होंने, वो भी शायद मशरूत खोली हैं। तो ये इससे भी कितना बड़ा नुकसान हुआ है सनअतकार को एलसीज? वो उस वक्त हुआ था कोई 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, लेकिन अभी जो है ना बैंक एलसी खोल रहा है। बैंक में जो प्रॉब्लम था एलसी खोलने का वो ख़त्म हो गया है। और उसके साथ साथ जो फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनके यहाँ पे प्रॉफिट्स पड़े होते थे, तो वो स्टेट बैंक वो भी रिमिट नहीं करने देता था। लेकिन 3 महीने हो गए, अक्टूबर से गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपना डिविडेंड भेज सकते हो, जिस कंट्री की भी इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ भेज सकते हो, तो वो सिचुएशन जो है बेहतर हो रही है। अच्छा, वैसे जो हमारे पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर एक कंट्री है, तो एग्रो बेस्ड हमारे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको एनहांस करने की कितनी ज़रूरत है? आप समझते हैं कि जिस तरह टेक्सटाइल हो गई या जिस तरह बाकी जो खासतौर पर फूड रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी क्या पोजीशन देख रहे हैं? क्योंकि हम अपने एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करेंगे तो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो भी बूस्ट होगी। देखें, जो एग्रीकल्चर या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है ना, ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ आप 6 महीने में उससे रिज़ल्ट आ जाता है। हाँ। इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाते हैं तो आप पहले एलसी खोलते हो, मशीनरी आती है, इंस्टॉल होती है, फिर उसके बाद स्टार्ट होती है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। वो इंडस्ट्री लगाने का प्रोसेस 2 साल का होता है। अगर आप देखें कि ये जो एग्रीकल्चर है इसका रिज़ल्ट 6 महीने में आ जाता है। अभी आपने कॉटन लगाई तो कॉटन का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपने फरवरी में या जनवरी में गंदम लगाई, या बल्कि नहीं, गंदम तो अभी लगना शुरू हो रही है, वो इसी में लगती है दिसंबर, तो वो लग जाती है, तो फिर उसके बाद वो भी आ जाता है, तो सब 6 महीने में उसका रिज़ल्ट आ जाता है। और हमारा अभी थोड़ा सा जो चैलेंज है वो पानी का है कि पानी जो है ना पूरा नहीं मिल रहा फसलों को ना। अगर पानी पूरा मिलेगा तो आपकी क्रॉप भी बढ़ेगी, हर चीज़ बेहतरी होगी। और लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बेहतर चांस नज़र आ रहा है वो एग्रीकल्चर का ही आ रहा है। जिसमें शुगर इंडस्ट्री है, जिसमें ज़्यादातर शुगर इंडस्ट्री, बड़े से बड़ी जो शुगर इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, उसमें गंदम है, चावल है, तो उसके अलावा फ्रूट्स हैं जो उसमें भी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कितना शेयर है इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में? कोई सपोर्ट होती है या बस वो इंडस्ट्रियलिस्ट खुद ही कर रहा होता है? मेरा ख्याल है कि इसमें जो है ना वो फार्मर खुद कर रहा होता है। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत ये करती है कि इसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक से थोड़ा लोन्स वगैरह दे देती है, तो वो उससे फिर अपना काम चलाते हैं। लेकिन आप जो पाकिस्तान को सही सपोर्ट मिल सकती है वो एग्रो बेस या एग्रीकल्चर से ही मिलेगी, और कोई नहीं है। एग्रीकल्चर में अगर आप उगाएंगे तो 6 महीने के बाद आपको फसल आ जाएगी। तो फिर अगर आप गंदम तो खैर अभी हमारी खुद कफ़ील है, हमको गंदम बाहर से नहीं मंगानी है, हमको चावल भी नहीं मंगाना, हमने चावल एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा। इसी तरह से अल्लाह आपका भला करे कि रुई का थोड़ा मसला है कि रुई इस दफ़ा ना कम हुई है। हाँ, कम हुई है रुई। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए या बिजनेसमैन को भी चाहिए, फार्मर को भी चाहिए कि नेक्स्ट क्रॉप के लिए ना रुई को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि ये इस साल में रुई की जो प्रोडक्शन है वो कम होकर 5 मिलियन बेल पे आ गई है, जबकि लास्ट ईयर 9 मिलियन बेल थी। तो उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को तकलीफ हो रही है। एक वाटर शार्टेज एक इशू है, और बाकी क्या इशूज़ हैं जिस पे इतनी क्रॉपिंग कम हुई है? उसमें कुछ वो कहते हैं कि चीनी वालों ने सब जगह गंदम लगा दी है। गंदम लगाने की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी आजकल हुकूमत डिस्करेज करती है कि आप कॉटन एरिया के अंदर जो है गंदम नहीं लगाएं। अच्छा, वैसे एक और चीज़ ये कि जिस तरह कोरोना आया उसके बाद एक पूरी दुनिया बंद ही हो गई थी, और इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मुतासर हुई। खैर आम लोग भी मुतासर हुए, हर तबका मुतासर हुआ, लेकिन इंडस्ट्रीज़ इसलिए क्योंकि एक तो खुद वो बिज़नेस भी हमारा मुतासर हुआ, और इंडस्ट्रीज़ से जुड़े लाखों ख़ानदान हैं वो भी बेरोज़गार होकर, और फिर वो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो बाद में वो चली भी नहीं, अभी तक बंद पड़ी हैं, उसमें इश्यूज़ में वो लाखों लोग बेरोज़गार होकर चले। किस तरह उन इंडस्ट्रियों में दोबारा जान डाली जा सकती है वो जो मुर्दा हो चुकी? मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ना बेहतरी आएगी। 2 चीज़ें हैं, एक तो बिजली की रेट कम हो, बिजली का रेट कम हो, इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम हो गया, तो बैंक जो इंडस्ट्री वाला है वो बैंक से बोरो करके और पैसा ले के अपनी फैक्ट्री चला लेगा। अभी जो आज 13% है, इस महीने में दोबारा एक स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट आएगा, तो उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं
कि 1 से 1.5% तक और कम करेगा, तो 13 से वो 12 या 11.5 हो जाएगा। और उसके बाद फिर मार्च में दोबारा एक और पॉलिसी रेट आएगा, तो उसमें भी तो इसका गवर्नमेंट का बिजनेसमैन का डिमांड है कि इसको सिंगल डिजिट में लेकर आओ, 9% तक। तो मैं समझता हूँ कि ये मार्च तक जो है 9% पे आ जाएगा। उसलिए फिर बैंक का जो इंडस्ट्री है वो बैंक से बोरो करके अपना काम चलाएगी। अच्छा जुबेर साहब, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात करें, वैसे वो तो रीढ़ की हड्डी है ना इकोनॉमी में उसका शेयर, तो हमें ज़्यादातर वो जो होती है हमारी शिपिंग के थ्रू होती है। शिपिंग में क्या मसाइल्स हैं कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, इंपोर्ट के या एक्सपोर्ट के इशूज़ में? शिपिंग में मैं कहूँगा कि इतने ज़्यादा मसाइल नहीं हैं। ये तो देखें, यहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज आती हैं, वो माल कंटेनर में लेके जाती हैं, उसमें हमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। शिपिंग जो है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वैसे वो एक और चीज़ जो ख़ास तौर पर वो है सीपेक। हाँ जी, सीपेक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ इन्हांस होंगी। उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह आ जाता है, प्रोसेसिंग जोन्स हैं उसके अंदर, तो वो अभी कब कुछ डगमगा गया है ना वो प्रोजेक्ट, तो उससे वैसे इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा पहुंचेगा अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है सीपेक? देखिए सीपेक के 2 हिस्से हैं। एक पहला हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो पूरा हो गया कि इन्होंने जो है बिजली के जितने प्लांट चाहिए थे वो लगा दिए, सब लगा दिए, और वो कोयले से चलते हैं। कराची में पोर्ट कासिम में भी हैं 2 प्लांट, उसके बाद बाकी हब में भी लगाए हैं। तो वहाँ से तो बिजली जो है आ रही है, सिर्फ प्राइस की बात है, वो प्राइस भी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। लेकिन जो और आप कह रहे हैं कि दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा ये सीपेक 1 में ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि बिजली के प्लांट लगेंगे, रोड नेटवर्क है, रोड बनाए जाएंगे, वो तकरीबन बन गए हैं। अब सेकंड है आपके जो सीपेक के सेकंड पार्ट में हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो भी बन रहे हैं तेज़ी से। कराची के पास एक जगह दाबेजी है, दाबेजी पे जो है वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन डेवलप कर रही है जिसकी तकरीबन 2000 एकड़ जगह है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो इंशाल्लाह जो है कोई 3 से 6 महीने के दरमियान वहाँ ज़मीन रेडी हो जाएगी, फिर ये लोगों को बेचेंगे। लेकिन इसके अंदर अभी भी एक रुकावट है। रुकावट ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने दाबेजी के जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा रखी है। अच्छा, 8 करोड़ रुपए रखी है। तो 8 करोड़ रुपए ज़मीन लेके कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। पहले 8 करोड़ रुपए ज़मीन लेगा, फिर मशीनरी लाएगा, फिर कंस्ट्रक्शन करेगा। तो हमने अपना जो चीफ मिनिस्टर साहब है मुराद अली शाह साहब, इनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई इसके रेट आपका बहुत ज़्यादा है। 8 रुपये कहते हो, 8 करोड़ कहते हो, पंजाब में 3 करोड़ है। तो वो सब लोग वहाँ जाके लगा रहे हैं। तो इन्होंने कहा तो है चीफ मिनिस्टर साहब ने कि वो इसको रिव्यू कर रहे हैं, इसको कम करेंगे। वो भी 1-2 दिन, अगले महीने में पता चल जाएगा कि कितना कम कर रहे हैं। कि ब्रेक का वक्त है, फिर नाज़रीन ब्रेक बैठा होता, ब्रेक का पूरी करते हैं। प्रोग्राम एक भेरो ॿीहर भलीकार ज़ुबैर तुफ़ैल साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि प्रोग्राम में, उनसां गुफ्तगू पिया कयूं। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक और जो इशू है वो है टैक्स कलेक्शन का हमारे पास। और पिछले कुछ बरसों से FBR ने जिस तरह से IMF ने डंडा दिया हुआ है और उसने FBR ने फिर डंडा वो नीचे मुंतकिल किया हुआ है। तो खैर जो नौकरी पेशा लोग हैं वो तो उनसे तो वैसे भी लिया जा रहा है क्योंकि वो तो बाउंड है, उनका वैसे ही कट जाता है। लेकिन फिर ज़्यादा शेयर आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में किस सेक्टर पे बनता है? आपके सेक्टर पे बनता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे बनता है, बाकी किस पे शेयर बनता है कि वो सही अंदाज में अपना टैक्स जमा कराएं तो मुल्क में ये मईशत जो है वो बेहतर हो सकती है? ये रेवेन्यू जो है वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से आता है। जहाँ इंडस्ट्री चलती है, इंडस्ट्री में जो भी चीज़ बनाते हैं उसका सेल्स टैक्स बनता है 18%, वो दे देते हैं। और इंडस्ट्री जो है, मैं समझता हूँ 95% इंडस्ट्री जो है ना वो ईमानदारी से सही टैक्स भरते हैं, और सबसे बड़ा सेक्टर यही है। उसके बाद दूसरा सेक्टर जो है वो सर्विसेज का सेक्टर है, वहाँ से भी पेमेंट तकरीबन हो रही है, कोई ऐसा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है वो सैलरीड मैन को, जो लोग सैलरी लेते हैं ना, उनसे तो गवर्नमेंट ने इस साल लास्ट जुलाई में टैक्स बहुत बढ़ा दिया, और जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ है और वो बिल्कुल
बेचारे तक जो सैलरीड लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी जो नया बजट आएगा जून में, इनको चाहिए कि सैलरीड का जो टैक्स है वो कम करें। बहुत ज़्यादा अभी जो है बहुत ज़्यादा टैक्स है, ये कम होना चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और वैसे आप समझते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को या बाकी सेक्टर्स को कोई टैक्स छूट की ज़रूरत है, या वो ठीक है कि वो बढ़े नहीं, ये भी ठीक है? इंडस्ट्री पे जो टैक्स लगे हुए हैं ना, वो अब उसको यूज टू हो गए हैं। मतलब वो बोले यार है ये देंगे टैक्स, वो देते रहेंगे। हम नहीं कहते कि उसको और कम करो, लेकिन और बढ़ाओ नहीं उसको, जो भी टैक्स है उसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाओ, इसको चलने तो यहीं से सारा आपका जो है सब पैसा ही सेल्स टैक्स का और इनकम टैक्स का ना इंडस्ट्री से आता है। इंडस्ट्री से आता है। इंडस्ट्री से आता है। एग्रीकल्चर में तो वो जो भी लोग हैं उसमें वो टैक्स नहीं देते। 90% 95% इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर है वो टैक्स नहीं देती, और उसकी वजह ये कि उनकी सारी लॉबी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। वो लोग कौमी असेंबली में बैठे होते हैं, सेनेट में बैठे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर, तो वो अपने आप को टैक्स के उसमें लाते ही नहीं है। मामला तो चल रहा है। अब मेन चीज़ जो है ज़्यादातर वो सर्विस सेक्टर है कि सर्विस सेक्टर से आप जितना टैक्स ले सकते हैं उससे ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, वैसे जो बाकी चले टैक्स के इश्यूज भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो टैक्स भी दे रही होंगी, शायद अभी भी उनको और भी देना चाहिए, या जिस तरह हुकूमत की पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन उसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे बायलॉज हैं जिसमें उनको वर्कर्स को प्रोटेक्शन देना है, उनके रोज़गार के मामले में। वो हमारे पास जब भी दिल करता है किसी को भी वो निकाल देते हैं, या फिर उनको एक बड़ा जो इशू है वो हमारे पास जो इस वक्त एनवायरनमेंट का है कि वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगाती, जिसकी वजह से माहौलियात आप देखें कि ग्लोबल वार्मिंग कहाँ तक पहुँची। हम क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज में ज़्यादातर सबब जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं। सही बात। तो उसको आप जो इदारों में बैठे हैं, आप FPCCI में रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, और बाकी बहुत सारी इस तरह की आपकी तंजीमें हैं, तो वहाँ बैठकर इस पर बात होती है, इस पर कोई कि यार ये किस तरह इस पे इसको बनाया जाए, अमल दरामद किया जाए? देखिए, जो तो बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री ने अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है। वो जब उनके प्रोडक्शन होती है तो जो वाटर निकलता है, वेस्ट निकलती है, वो उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करके फिर उसको जो है उसमें आगे प्रोसेस करते हैं, फिर डालते हैं। लेकिन सब इंडस्ट्री नहीं है। जो बड़ी इंडस्ट्री है उसने तो 100% लगाया है। मीडियम साइज इंडस्ट्री है उसमें भी 50-60% लगा हुआ है। छोटी में नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम ही नहीं होती कि वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। तो मैं कहूँगा कि अभी जो बड़ी इंडस्ट्री है और मीडियम साइज ये पे इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, इसलिए इसका काम चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये कि आप FPCCI के प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी भी ज़ाहिर है उसका हिस्सा हैं, और भी आपकी तंजीम में कुछ अर्सा कबल आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, सनतकारों की और इन ताजरों की, काफ़ी कुछ रिजर्वेशंस भी रखेंगे। तो क्या रिजर्वेशंस हैं ख़ासतौर पर कराची के जो सनतकार हैं या ताजर हैं, कि जो रिजर्वेशंस उन्होंने गवर्नमेंट के सामने भी रखे और फिर आर्मी चीफ के सामने रखे? देखिए, कराची में आर्मी चीफ साहब ने जो है 2 दफ़ा बिजनेसमैन से मिले हैं कराची में ना, और बिजनेसमैन ने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बयान किया। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हैं चंद महीने में ठीक हो जाएंगी। उसमें एक सबसे बड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमारे कराची के रोड्स जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, और जबकि सिंध हुकूमत को कराची से बहुत रेवेन्यू मिलता है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है ना, इसको तकरीबन 250 बिलियन रुपीस साल के मिलते हैं। तो हम ये तवक्को करते हैं कि जब 250 बिलियन मिलते हैं तो उसमें से पैसे कुछ निकाल के सड़कें भी ठीक करें ना। सड़कों में फिर बेचारे कोई मोटरसाइकिल वाला होता है, गड्ढे में खड्डे में जाता है, गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, कोई और भी इस तरह के हादसा होते हैं। तो इसमें सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हंगामी बुनियाद के ऊपर जो है सड़कों पे पैसा लगाए और उसको स्टार्ट करे। अभी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कराची और लाहौर में जो एक अगर आप देखें कि कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन हो रही है, अंडरपास हो रही है, लाहौर में अंडरपास जो है 3 महीने में बन जाता है। यहाँ पे अंडरपास 1 साल में बनता है। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो ब्रिज है, ब्रिज भी बनाने में जो है अभी हमारे करंगी में आने के लिए वो पिलर बन रहे हैं। एक्सप्रेसवे जो शहीद भुट्टो एक्सप्रेस, खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो एक्सप्रेसवे तो बना दी है। उसमें मैं सिंध गवर्नमेंट को बहुत मतलब अप्रिशिएट करूँगा। वो एक्सप्रेसवे बन गई, यहाँ से हम सीधा एयरपोर्ट जाते हैं तो 10-12 मिनट में पहुँच जाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है।
लेकिन और सड़क और शहरों में जो है ना, वहाँ भी सड़क बनाने की ज़रूरत है। वहाँ पे बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। मोटरसाइकिल वाला होता है, उसको पता नहीं होता पानी है, पानी के नीचे घड़ा है, तो उससे टकराता है, बेचारा गिर जाता है, चोट लगती है, सर में चोट लगती है। इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो वो, हाँ, आपने कहा कि आर्मी चीफ से क्या, तो आर्मी चीफ से सब बिजनेसमैन ने यही कहा कि हमारा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, तो आप हमारी मदद करें। तो वो कहने लगे थे मैं सिंध गवर्नमेंट से कहूँगा कि आपको जल्दी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना के दें। काम हो रहा है, ये नहीं कि नहीं है। कुरंगी में यहाँ आप आए थे तो नदी के पास पिलर्स खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके काम की स्पीड बहुत स्लो है। इसको स्पीड, इनको चाहिए कि थोड़ा दिन जाके लाहौर में बैठें और उनको देखें कि वो कैसे बनाते हैं, तो उनको पता चलेगा। और आप यकीन करो, मैं अक्सर लाहौर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार ये जो ब्रिज है ये इसने 4 महीने में बनाया। और बड़े बड़े ब्रिज हैं, ऐसा नहीं, छोटे नहीं। वो पैकेजेस के पास सामने एक ब्रिज है जो जाता है उसमें एक, तो वो 4 महीने में इतना बड़ा ब्रिज बना के दे दिया है उसमें। अच्छा, उसमें एक और चीज़ जुबैर साहब है कि गवर्नमेंट का ये कहना है, सिंध गवर्नमेंट का, कि एक तो हमें वफाक से फंड्स मिलने में रुकावटें हैं, एक तो चीज़, और वो है क्योंकि पंजाब तो वफाक का नाम ही असल में पंजाब ही है, तो उनके पास तो फंड्स पड़े हुए हैं। दूसरा आप ये भी तो देखें कि उन्होंने वहाँ मोटरवेज बना दी, ये वो। हमारे पास अभी भी इस बार भी इन्होंने हैदराबाद से सखर मोटरवे नहीं रखा उन्होंने, और जो कराची से हैदराबाद मोटरवे बनाए उसकी क्वालिटी पे आप देख लें कि वो क्या है। तो ये कि वफाक को भी ये इस तरह, क्योंकि ये इसी रोड से पूरे मुल्क में आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी इसी से होती है। तो वो आप जैसे ही आप पंजाब में दाखिल होंगे तो वहाँ तो सब चीज़ें अच्छी बनी हुई। जो NH के रोड है वो भी, यहाँ से टैक्स तो ले रहे हैं, हर 30-40 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा तो बनाया हुआ उन्होंने, लेकिन रोडों की हालत उधर भी तो देखें कि वो भी। हाँ, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि जैसे हमारी नेशनल हाईवेज हैं, ख़ास तौर पे हैदराबाद से सखर, ये तो वफाक की जिम्मेदारी थी। वफाक को चाहिए भी जो आपने दूसरी जगह बनाए इनको भी पैसे दो, और अगर नहीं देने पैसे तो FWO है, खुद उसको बोलो बना के दे। तो जितने भी उसमें पैसा लगता है, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको वो सड़कें बनानी चाहिए। उसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। फिर अभी देखें, जैसे हम कराची से लाहौर जाना है बाई रोड ना, तो जब आप सक्कर से आगे जाते हैं तो मोटरवे ऐसे बनी है, आप 120-40 पे चलाते हैं और बहुत तेज़ी से लोग आगे चले जाते हैं। अगर सक्कर हैदराबाद बन जाए सड़क तो ये रास्ता और 2-3 घंटे कम हो जाएगा। मतलब आप यहाँ से कराची से सक्खर तक आप शायद 8-9 घंटों में पहुँचते हैं, लेकिन सक्खर से इस्लामाबाद आप 9 घंटों में पहुँच जाते हैं, क्योंकि फिर तो मुसलसल वो एक चेन बनी हुई है। तो इससे मतलब एक अच्छा होगा कि यहाँ से, क्योंकि पूरे मुल्क के जो जितनी चीज़ें हमारे इम्पोर्ट होती हैं वो जाती तो यहीं से गुजरती हैं, और उसमें तो फिर उनको भी, और फिर टैक्स भी ले रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ फिर कराची के अंदर यहाँ जिस तरह ये अभी हम शहीद भुट्टो एक्सप्रेस वे की बात करें, आप यहाँ से आप शहीद भुट्टो एक्सप्रेस पहले फेज में गए हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस से करीब से गुजर रहा है वहीं से। और फिर आप आगे वो, फिर ये तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इंडस्ट्रियल इस लॉजिस्टिक में कितनी सपोर्ट इसमें मिलेगी, बचत कितनी होगी? बहुत फ़ायदा होगा। ये सारी मरीज एक्सप्रेस वे जो है ना, ये बन जाएगी, बहुत फ़ायदा है। कंटेनर वहाँ से निकला, सीधा उसमें जाके जाओ, सुपर हाईवे पे चले जाओ, फ़ायदा भी होगा और ट्रक का किराया भी कम होगा, इससे सबको फ़ायदा होगा। तो अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि सिंध में जो विद इन कराची है ना, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको कराची की जो चीज़ें वो खुद बनाए। वो हाँ, तो ठीक है। हैदराबाद से सक्कर तो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और फेडरल गवर्नमेंट को बनाना भी चाहिए। ये चीफ मिनिस्टर साहब ने 2-3 दिन पहले टीवी पे बोला, मैं कई दफ़ा बोलता हूँ, इन्होंने बोला हाँ इस बजट में देंगे, इस बजट में, लेकिन देते ही नहीं। अभी भी हफ्ता पहले टेंडर है, उसमें भी नहीं रखा है। अच्छा, एक और चीज़ साहब के चलेंगे, ये सड़कें या वो सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पर, लेकिन उसके बावजूद ये कि खुद जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके भी लाज में है कि उनको भी डेवलपमेंट करवानी है अपने एरियाज़ में, वो भी ठीक तरह से नहीं करवाते, या तो फिर वो फंड्स गवर्नमेंट को देते हैं, इसलिए फिर गवर्नमेंट इधर उधर कर देती है। आपसे बताऊं तो उसमें क्या है कि आप भी बहुत सारे काम करवा सकते हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट में जो है ना, ये इंडस्ट्री वाला बहुत सारे टैक्स दे रहा होता है। इसको कराची गवर्नमेंट को भी, लोकल गवर्नमेंट को भी देता है, तो वो समझते हैं कि ये काम अब उसका है, अब गवर्नमेंट का है। जैसे यहाँ पे लोकल बॉडीज़ हैं, KMC है, उसका काम है कि सड़कों को बनाए ना, क्योंकि टैक्स तो आप जितना मांगते हो हम दे देते हैं, तो फिर अगर उसको बनाओ नहीं तो
वो फिर बिजनेसमैन इसमें खुश नहीं होता। नहीं, क्योंकि शुगर सेस के हमारे यहाँ काफ़ी रोड्स बने, उन्होंने बनाए अपनी अपनी आसानी के लिए, तो यहाँ पर भी इतना हो सकता है। लेकिन अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो वो बनाए गवर्नमेंट। अच्छा, उसके अलावा वैसे आप क्या समझते हैं कि आपको अभी सिंध गवर्नमेंट से या वफाकी गवर्नमेंट से किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो टैक्स की मद में समझें या माली मदद में या कोई और फैसिलिटीज़ में, कि जिससे आप जो है वो और ज़्यादा अपने इंडस्ट्रियल जो है उसको मजबूत कर सकें? मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज जो है ना बहुत ज़्यादा मदद नहीं मांगते। वो तो कहते हैं कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दो, बाकी और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर कर दो ताकि सिक्योरिटी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो। क्योंकि देखिए कराची में ना इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। स्ट्रीट क्राइम रोज़ होता है। आप रात को कभी टीवी खोल के देखो तो कहते हैं कि वो मोटरसाइकिल पे लड़के आते हैं, दूसरे मोटरसाइकिल को रोकते हैं, उससे छीन लेते हैं जो भी है। एक औरत जा रही है उसका पर्स छीन के भाग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उससे फिर ज़ाहिर है कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होती हैं। बिल्कुल। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी सरदारी साहब, आप थैंक यू।